नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूँ आपका ज़ाद और आप देख रहे हो जौहर न्यूज़। आज हमारे साथ में बम्बई से हैं विनय दुबे जी और आज हम बात करेंगे दुमका के जो पेट्रोल कांड हुआ है, अंकिता पेट्रोल कांड के विषय में। आखिर इस कांड के बीच में विनय दुबे जी को क्यों कूदना पड़ा? और जो सवाल जो उठ रहा है पूरा दुमका में जिस तरीके से सवाल का जो अंबार सा लग गया है, सवाल करेंगे विनय दुबे जी से। विनय दुबे जी, अब आपसे एक सवाल है कि जी। आखिर आपको इस कांड में, ये जो सबसे बड़ा कांड रहा पेट्रोल कांड, इसमें आखिर कूदना क्यों पड़ा? ये मेरा पहला सवाल है। और आप लोग जो कर रहे हैं तो विवाद में क्यों आ जा रही है सारी घटनाएँ? देखिए, विवादित मैं हमेशा से रहा हूँ सर, क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलते रहा हूँ, इसकी वजह से मैं विवादित रहा हूँ। रही बात दुमका के केस में हमारी एंट्री क्यों हुई, ये खुद दुमका के जो वहाँ पे राजनीतिक माहौल बनाया गया, एक लड़के ने एक लड़की को जलाया, ये मामला लड़का-लड़की तक रहता तो शायद कोई भी इसमें नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन जिस तरह से शाहरुख नाम होने की वजह से पूरे मुस्लिम कौम को गालियाँ दी गई, उनको गद्दार दिखाने की कोशिश की गई, लव जिहाद का एक झूठा माहौल राजनीतिक तौर पे खड़ा किया गया। तो विनय दुबे जैसे तमाम जो सेक्युलर फैब्रिक को बचाने वाले लोग हैं, उनका इसमें आना ज़रूरी पड़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अगर ये अंकिता और शाहरुख का ही मसला होता तो हम सब लोग इस तरफ थे कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो लोग हैं, इस देश में शाहरुख के कंधे पे बंदूक रखकर मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान भी उतना ही नागरिक है इस देश का जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो उनके लिए एक दोगला नीति वो लेके चलते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता था कि अगर किसी देश के नागरिक को अगर आप अपमान करोगे तो एक नागरिक होने के नाते उनके साथ विनय दुबे हमेशा खड़ा मिलेगा। बम्बई में बैठ के विनय दुबे दुमका के कांड में इन्वॉल्व हैं। कहीं विनय दुबे को कोई फंडिंग तो नहीं हो रहा है? जिस तरह फंडिंग की से इसमें आरोप कोई लगा जरूरत रहे ही हैं, नहीं पड़ती। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि विनय दुबे को बहुत बड़ा फंडिंग किया जा रहा है और शायद आप पे एक मामला भी सुनने में जैसे आ रहा है कि दर्ज किया गया है कि बाहरी फंडिंग है, कोई फंड वगैरह कर रहा है। ना तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर विनय दुबे को ऐसा फंड आ रहा है जैसा इनका आरोप है, तो ये किस लिए इंतजार में रुक गए हैं? तुरंत अमित शाह जी को फोन लगाएं, बोलिए वो गृह मंत्री है देश का। एक व्यक्ति मुंबई में बैठकर बाहर से फंड लेकर ऐसी चीजें कर रहा है कि प्रशासन हिल जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी डर जा रही है, तो ऐसे आदमी का इंक्वायरी होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर इंक्वायरी के बाद 1 रुपए का हिसाब बाहरी फंड के नाम पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिला, तभी आरोप लगाने वालों का क्या होगा? क्या वो थूक के चाटेंगे? विनय दुबे अपने दम पर अपने फाइनेंशियल स्टेबल है, पिछले 20 साल से लगातार जमीन पे मेहनत करता है, सड़क पे किताब बेचने से यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। कोई आज के डेट में किसी को मुफ्त में 1 रुपया नहीं देता है। और शाहरुख की परिस्थिति ये है कि उसके घर वाले खुद निवाले निवाले को परेशान है, तो उसको कौन सा इंटरनेशनल फंड कौन दे देगा? तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जानते हैं कि विनय दुबे अगर दुमका आएगा तो उनकी पोल खुल जाएगी, जो कि हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नेता हैं जो वहां पर गोली मारने का नारा दे रहे थे, शाहरुख के खिलाफ मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, आज वो लोग ये मारुति वाले केस में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों कोई हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं उतरा 28 लाख का चेक लेके मारुति के लिए? क्योंकि मारुति का जो जिसने हत्या की है उसका आरोपी मुसलमान नहीं है। इनको मारुति और अंकिता में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है इनको। इनको तो इंटरेस्ट था शाहरुख में। इनको इंटरेस्ट था कि कोई मुसलमान आरोपी निकले। मुझे तो दुर्भाग्य है मारुति के नाम का, उनके परिवारों के साथ सहानुभूति है कि बेचारी इनकी बेटी मर गई और आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है एक बेटी मर जा रही है, लेकिन आप जो लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं उसके पिता पर कि उसके पिता भी जेल जाएँगे, उसकी बड़ी बहन भी जेल जाएगी। लगातार जो आप आरोप लगा रहे हैं और जो आप प्रमाण दे रहे हैं, उसपे कितना तक सच्चाई है? देखिए, संविधान से चलेगा देश, आईपीसी से चलेगा, पुलिस प्रशासन से चलेगा, नियम से चलेगा। आप भले एक मरी हुई बेटी के पिता हैं, लेकिन आपके हाथों से भी एक जुर्म हुआ है। एक बच्ची जो इनकी बड़ी बेटी है, वो नाबालिग होने के नाते जैसा इन्होंने कोर्ट में कबूल किया है, उसका बाल विवाह करा दिया गया है। मेरे को एक बात बताइए, इस देश में बाल विवाह कराना जुर्म है कि नहीं है? अगर जुर्म है तो उसके लिए संविधान में अमित शाह जी के नेतृत्व में ही ना कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह का प्रबंधक कानून जो है वो बनाया गया है इसी के लिए
कि जो बच्चियां शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं होती, उनकी सुरक्षा की जाए। ये पिता जो है संजीव कुमार, अपनी नाबालिग बच्ची का शादी उस उम्र में कर देता है जिसमें एक लड़की शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे तैयार नहीं होती शादी के लिए। ये नियम अगर टूटा है तो उस पे कार्रवाई तो होनी है। तो मैं उस एंगल में कह रहा हूँ कि एक बाल विवाह कराया गया है इसके पिता के द्वारा, इनकी बड़ी बेटी का, जिसके खिलाफ मैंने एक कंप्लेन दी है माननीय मुख्यमंत्री से लेके हाई कोर्ट के जस्टिस को, झारखंड के, और उस पे कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अगर इन्होंने नियम नहीं तोड़ा होगा, इनकी बच्ची बालिग होगी, तो क्या क्यों डरने की जरूरत है? कहा जा रहा है कि लगातार सोशल मीडिया वाकया प्रोपेगेंडा टाइप का फैला रहे हैं। आरोपी जो है उसके पक्ष में बोल रहे हैं, कई पीड़ित परिवार के पक्ष में एक शब्द आपने नहीं कहा। मैंने जब अपना शुरुआती वीडियो कहा तो मैंने कहा था कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। ये शाहरुख के पक्ष में चला गया। मैं जब कहता हूं कि अंकिता के असली कातिलों को सजा होनी चाहिए, तो ये शाहरुख के पक्ष में चला गया। मैं वही चीज कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये शाहरुख को आरोपी मान चुके, जबकि अदालत में अभी तक ये मामला लंबित है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अभी तक आरोपी नहीं साबित किया है शाहरुख को। तो ये कौन होते हैं किसी को आरोपी साबित करके उसको फांसी देने वाले? अदालत में जब साबित हो जाएगा शाहरुख को फांसी होगी, तो विनय दुबे फांसी का फंदा, वो जो रस्सी है, खुद पकड़ के उसको लटकाएगा। क्या इनमें दम है ये बात कबूलने के लिए कि जो भी असली आरोपी, शायद संजीव कुमार अगर आरोपी निकल गए तो ये बोल सकते हैं कि मैं संजीव कुमार को फांसी पे चढ़ाऊंगा और रस्सी पकड़ के खड़ा रहूंगा? विनय दुबे डंके की चोट पे बोलता है। इनको यही दिक्कत है। इनको एक्चुअली ना अंकिता को इंसाफ से दिक्कत है, ना इनको किसी में इंटरेस्ट है। इनको सिर्फ शाहरुख और मुसलमान से नफरत है, जिसका प्रोपोगेंडा ये चला रहे हैं। अगर मेरा प्रोपोगेंडा चल रहा है तो आपके पास पुलिस स्टेशन है, चले जाइए सबूत के साथ। ये देश में संविधान चलता है, नियम कानून है। आप जाइए पुलिस स्टेशन और एफआईआर कराइए विनय दुबे पर। कहाँ गया मानहानि का मुकदमा? कहाँ गया एसपी को दिया हुआ लेटर? मैं संविधान के दायरे में रह के तथ्यों को रख रहा हूँ सामने सर। अगर गलत होता ना, अभी तक मैं अरेस्ट हो चुका होता और जेल चला गया होता। ये क्यों भाग रहे हैं डर के? आरोपी के पक्ष में आप पैसा जो है उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि इसके जो माँ है उसे कुछ डोनेट करे, और आप बाकायदा मांग भी कर रहे हैं कि उसकी फैमिली को मदद की जाए। ऐसा ऐसा क्या कहीं लगता है कि सही है आरोपी के एकदम पक्ष में? सही है। गलत क्या है सर इसमें? आरोपी शाहरुख है कि उसकी माँ है? आरोपी शाहरुख है कि उसकी माँ है? अगर उसकी माँ आरोपी है तो जेल के बाहर क्यों है वो? उसको उठा के जेल में क्यों नहीं डाला? संविधान के हिसाब से, एफआईआर के हिसाब से आरोपी जो है शाहरुख है। शाहरुख की माँ, शाहरुख का भाई, शाहरुख की बहन नहीं है। अगर ऐसा ही प्रचलन रहा तो हमारे देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, तो क्यों उनकी पत्नी को, उनकी माताजी को, उनके भाइयों को क्यों नहीं तड़ीपार किया गया गुजरात से? सिर्फ अमित शाह तड़ीपार हुए थे गुजरात से जब भी उनको तड़ीपार किया गया था। आरोपी सिंगल व्यक्ति होता है, उसका परिवार नहीं होता है सर। उनकी जो सामाजिक तौर पे जो उनको प्रताड़ित किया गया है शाहरुख के परिवार को, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। एक माँ है सर वो, उसकी क्या गलती है कि उसको, बच्चों को इस तरह से आरोपी बनाया गया? उसकी सजा उसको माँ को दी जाए। अगर मैं उसके लिए किसी तरह से मदद करना चाहता हूँ, उसके घर में निवाला डालना चाहता हूँ, राशन देना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मेरा संविधान मेरा अधिकार देता है मुझे, मेरा इंसानियत मुझे अधिकार देती है। और मैं इस बार नहीं, हमेशा, चाहे कोई भी आरोपी हो, आरोपी को आप सजा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके परिवार को सजा देने का अधिकार ये संविधान नहीं देता है किसी। विनय दुबे मदद करता रहेगा और आगे भी करेगा। पीड़ित परिवार से आप एक बार भी नहीं मिले? ये नहीं लग रहा कि दो तरफा काम कर रहे हैं आप? पीड़ित परिवार को मिलकर मुझे ऐसी कौन सी नई जानकारी मिल जाएगी सर? ऐसा कौन सा छुपा हुआ बात है जो विनय दुबे को कान में बताएंगे, जो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है? कौन सी बात है? मैं पीड़ित परिवार को तब मिलूंगा ना जब मुझे कुछ जानना होगा। ये लोग सारी चीजें उन्होंने सार्वजनिक तौर पे रखी। दिन में 20-20 इंटरव्यू करते, तो इंटरव्यू से मुझे जो जानना था वो मिल चुका है। मैं क्यों उनसे मिलूंगा? और क्या मुझे ऐसा, अच्छा कोई उनके पास ऐसी खुफिया जानकारी है क्या जो उन्होंने आज तक किसी को दिया नहीं, वो विनय दुबे को कान में बताएंगे? मैं आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है सर? तो जैसे आप तमाम जो घटना घटी उसको पक्ष में लेके भाजपा नेत्री जिस तरह से आगे आई, और आप भाजपा नेत्री पे भी टारगेट कर रहे हैं कि भाजपा नेत्री भी बहुत जल्द जाएगी जेल, और आपने उस पर कुछ प्राथमिकी या कुछ दर्ज कराया है बम्बई में, क्या है वो मामला? जी देखिए, जो भी नियम तोड़ेगा वो व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई होगी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की भाजपा नेत्री हो, चाहे इस देश का गृह मंत्री हो। हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री पैसे के लेन देन के चक्कर में आज 1 साल से जेल में है सर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है इस समय जेल में है। उनके लिए भी वही नियम है, तो ये भाजपा का जो नेत्री है बहुत बड़ी हो गई है उनसे।
इस देश में व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं होता है सर। इन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको सजा होनी है। विनय दुबे कानून तोड़ेगा तो उन पे सजा होगी। मुंबई पुलिस के नाम पर इनका भाई इनको फोन कर कर दुमका के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक महिला के नाते इनको सहानुभूति चाहिए होती है तो मुंबई पुलिस को ही बदनाम करेंगे। तो मुंबई पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इमेज की रक्षा के लिए एफआईआर तो दर्ज करेगा ही, जो उन्होंने किया है मुंबई में। इन्होंने जान से मारने की आप किसी को धमकी दोगे और सोचोगे कि एफआईआर नहीं होगा, तो मैं भी जान की मारने की धमकी देता हूं, मेरे ऊपर भी एफआईआर मत कराइए। मंजूर है आपको? ये नियम ना बना है सर, एक समाज, एक स्वस्थ समाज को बनाने के लिए संविधान में उसके दायरे लिखे गए, उसके नियम लिखे गए। अगर नियम से बाहर कोई जाएगा तो उसकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी। इसके लिए जेल और कानून और कोर्ट बना है सर, और ये बहुत जैसे जल्द जेल जा रहे हैं। इसके लिए ये फरार है। जरमुंडी पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई है 89/2022, उसमें भी ये फरारी है। अभी और 2 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी ये फरारी घोषित होंगी। डर किस चीज का है? अगर ये सही थी तो भाग क्यों रही है? और 2 एफआईआर कौन सा है जो इस लोग ये हो गया सर और मैंने कौन 2 सा? एफआईआर अभी लॉन्च कराई है। माननीय, मुझे अभी मेल आया हुआ है झारखंड सरकार की तरफ से कि मैंने कुछ दिन पहले 2 एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट किया था। एक तो संजीव कुमार, उनकी बेटी, उनकी बेटी की शादी जिस घर में हुई वो पूरा ससुराल पक्ष और संजीव कुमार का पूरा परिवार। एक बाल विवाह मामले में मैंने एक एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट किया है, जिसकी प्राथमिकता शुरुआत हो चुकी है। आज या कल में वो एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा मुझे मेल पे बताया गया है। दूसरी एफआईआर है भारतीय जनता पार्टी की उन दंगाई नेत्रियों के लिए जो खुलेआम गोली मारने को लेकर समर्थन करते हैं, नारे लगाते हैं। इस देश में किसी को हिंसा करने का अधिकार नहीं है। उस वीडियो को मैंने बेस बनाते हुए, जिस समय मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, उसके बाद में वो जो मिश्रा जी जो थे दिल्ली वाले नेता, दंगाई नेता, जब वो अंकिता के घर पे बैठे हुए थे तो ये नेत्रियां बाहर खड़ी होकर नारे लगा रही थी, गोली मारने की नारे लगा रही थी, मुसलमानों को टारगेट करने की नारे लगा रही थी। इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो उसको आधार बना के, उस वीडियो को आधार बना के मैंने डीजीपी महोदय, माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री झारखंड को मैंने पत्र लिखा था ईमेल के माध्यम से, और उस पर कार्रवाई हो रही है। उसकी एफआईआर की प्रक्रिया शुरू है सर। जिस तरह का आप लोग फोटो भी वायरल किए हैं जो शाहरुख का और उस लड़की का, तो कहीं न कहीं ये फोटो कहा जा रहा है कि एडिटेड फोटो है। तो इस एडिटेड हाँ, फोटो को जब बेटी मर गई है, तो फिर ये फोटो को डालने का क्या औचित्य है? देखिए डालने का, ये फोटो एडिटेड है कि सही है, ये किसने जांच किया है सर? कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको आई है कि फोटो एडिटेड है? मुंह से बोलने से नहीं होता है। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस करा लेती, पुलिस ये डाल देती कि नहीं ये अंकिता और शाहरुख का जो फोटो है वो एडिटेड है, तो उसमें जिसने जिसने शेयर किया उसके ऊपर एफआईआर डाल के आप गुनाह दाखिल करके जेल डाल दीजिए मुझे। लेकिन वो फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले दीजिए। अभी तक कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है इस मामले में। जब आएगी तो उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि फोटो सही है या गलत है। दूसरा, लेकिन बेटी ये अंकिता ने जो चीज कहा था कि 10 दिन पहले से मैं उसे जानती थी, 10 दिन पहले से मुझे वो परेशान कर रहा था, लेकिन 2019 के 19 अप्रैल 2019 को दुमका नगर पुलिस स्टेशन में आपत्तिजनक स्थिति में शाहरुख और अंकिता इसके घर पे ही पाए जाते हैं। अंकिता के, इसके पिताजी और इनके बाकी रिश्तेदार मिलकर शाहरुख को मारते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर ये समझौता होता है। ये क्या है? अंकिता झूठ बोल रही थी, इसका मतलब अपने बयान में, पुलिस के रिकॉर्ड में है 19 अप्रैल 2019। मैं तारीख बोल रहा हूं, जाके पुलिस स्टेशन में चेक कर लीजिए दुमका नगर में। नहीं रिकॉर्ड में मिला समझौता तो बताइए मुझे। अंकिता ने मरते समय अपना जो बयान दिया वो पूरा का पूरा झूठ था। उसको ये यकीन ही नहीं था कि वो मर जाएगी, नहीं तो वो सही बयान देके जाती सर। लेकिन जो आप बयान एज को झूठा दिया गया है वो कोर्ट में साबित होगा अब जाके आगे। आप उस बेटी का एज को लेकर भी अलग-अलग बात कर रहे हैं। कभी आप बोलते हैं 19 साल है, कभी बोलते हैं 15 साल है, कभी मैंने 17 कुछ नहीं साल है। कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अंकिता ने ही अपने मरते हुए बयान में 2003 कहा था। आप अंकिता के मरते हुए बयान में शाहरुख को आरोपी मान सकते हैं, लेकिन अंकिता के मुंह से निकला हुआ 2003 आप उसे सच नहीं मानेंगे। ये तो दोगलापन है ना सर। हम तो शाहरुख को आरोपी मान रहे हैं, 19 साल भी सही मान रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन इनका जो पिता है संजीव कुमार, वो खुद झूठ साबित कर दिया अंकिता को। उसने खुद एक डॉक्यूमेंट लगा के, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है वहां पे, और उसको पॉस्को एक्ट में लेके गया है। अगर अंकिता सही बोल रही थी तो इसका पिता क्यों झूठ साबित कर रहा है अंकिता को? और आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैं 19 साल 17 साल बोल रहा हूं, जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अंकिता ने जो बोला मैंने बताया कि अंकिता के हिसाब से 19 साल है, लेकिन उसका पिता बोलता है नहीं नहीं अंकिता झूठ बोल के गई थी, 19 साल नहीं है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से 17 साल है। जब 17 साल था तो उसके डाइंग स्टेटमेंट पे अंकिता के पिता ने साइन क्यों किया? अंकिता ने खुद उस स्टेटमेंट पे साइन किया है सर। कौन झूठा है कौन सच्चा है?
आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 3 नवंबर से पहले बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जेल जा रहे हैं सर सारे ये लोग। कौन-कौन जा रहे हैं जेल? संजीव कुमार जाएंगे, इसके साथ इनके परिवार के लोग जाएंगे, 4-5 लोग नामजद हैं। उसके बाद अंकिता की बड़ी बहन की शादी जिस ससुराल पक्ष में हुई, वो सारा ससुराल पक्ष जेल जाएगा बाल विवाह के मामले में। नेता जो है भाजपा की जो नाम है भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष नीतू झा है, प्रिया सिंह है और 8-10 लोग हैं, ये जेल जाएंगे सर। इनकी ये लोग दिवाली क्यों जो जेल में ये लोग बचेंगे जेल में मनाएंगे। ये लोग क्यों जेल जाएंगे? ये लोग इन लोगों ने क्या किया? सर दफा 307, 353 हत्या का प्रयास और कानूनी काम में बाधा डालने के अलावा 6 और अन्य धाराओं में जरमुंडी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर क्रमांक 89/2022 दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है नीतू झा है। हत्या के प्रयास का जो सजा है वो 10 साल का है। 10 साल की सजा में आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और जेल डाला जाता है, ये नियम है। अच्छा, इस आधार पे मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है कि बेटी को न्याय कब तक मिल पाएगा? न्याय प्रक्रिया में सर समय लगता है। हम लोग को ये लगता है 2 मिनट का नूडल है, ऐसा नहीं होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आज 1 महीने की छुट्टी चल रही है सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे, जिसमें डेली सुनवाई हो रही है। अभी तो केवल 3 लोगों की सुनवाई हुई है, जिसमें कि उनके पिता, उनके दादा, उनके दादी को कोर्ट ने हियर से विटनेस घोषित कर दिया है। मतलब उनके बयानों का ज्यादा महत्व कोर्ट के अंदर नहीं है। अभी तो 23 और गवाहों के बयान दर्ज होंगे। अगर एक एक दिन में 2-2, 3-3, एक-एक, 2-2 भी अगर गवाह आप बयान लेंगे तो कम से कम 13-14 दिन या 15 दिन इसमें जाना है और बयानों में। उसके बाद फिर हमारा पक्ष शुरू होगा जब हम इनको क्रॉस करना चालू करेंगे। उसमें करीबन कम से कम महीना जाएगा सर। मतलब 1.5 से 2 महीना अभी आप समझिए बयान और सारे चीजों में जाना है। उसके बाद फिर अदालत में कहा जाता है कि विनय दुबे चुपके से आते हैं। अगर इतना ही हिम्मत है तो सामने आके देखा है। कब विनय दुबे सामने मुझे एक बात बताइए, क्या लड़ाई करना है हमको? नहीं, हम लोग कोई युद्ध लड़ रहे हैं क्या? पाकिस्तान या बांग्लादेश से हमारी लड़ाई चल रही है? विनय दुबे ये जो दुमका है ना सर, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं है। विनय दुबे छुप के आए चाहे खुले तौर पे आए, अपना काम तो कर रहा हूं ना मैं। खुले तौर पे आके ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या ये गोली मार देंगे मुझे? मुझे जिस तरीके से आना है, मेरा संविधान मुझे स्वतंत्रता देता है। आप जाइए ना कहीं, चोरी से जाइए, बारात लेके जाइए, मुझे क्या लेना देना है उससे? अगर ये चाहती है कि हाँ भाई आपको युद्ध लड़ना है तो मैं आता हूँ पूरी कौम, पूरी अपना जो पूरी बटालियन लेके, आप रोक लोगे मुझे? पाकिस्तान में नहीं है दुमका सर, हिंदुस्तान में है। और मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं कहीं पर भी अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, चाहे जैसे जाना है वैसे जा सकता हूँ। किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता, ना मुझे ये कह सकता है कि तुम ऐसे आओ, तुम ऐसे जाओ। जिस दिन मुझे खुल के आना होगा मैं खुल के आऊंगा सर। एक न्याय प्रक्रिया में मुझे सबूत जमा करने हैं तो मैं डंके की चोट पर वहां के सबूत नहीं जमा कर सकता, नहीं तो सबूत वहां से हटा दिया जाएगा। कुछ चीजें मुझे भी जमा करनी थी ताकि आगे शाहरुख की बेगुनाही में और अंकिता के असली कातिल तक पहुंचने में मदद हो। वो मैंने किया है आके। इनको यही तकलीफ है कि ये खुले में बता के क्यों नहीं आता। बता के आऊंगा तो सबूत हटा दिया जाएगा। कौन अपना सबूत मिटाना चाहता है सर? तो ये थे हमारे साथ में बम्बई से विनय दुबे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए विनय दुबे, धन्यवाद।